नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अमृतकाल का आज का पहला बजट पेश कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में। अमृतकाल के बजट में क्या कुछ खास रहा वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लग गई हैं, ये बात निर्मला सीतारमण ने कही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर पर्यटन का विकास होगा। G20 की अध्यक्षता मिलना बड़ी कामयाबी है, ये बात निर्मला सीतारमण ने कही। तो वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो इस बजट के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा, इसके साथ ही बजट में 7 प्राथमिकताएं का जिक्र उन्होंने किया। SC/ST की विकास की कोशिश, सबका साथ सबके विकास पर जोर, ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही। तो अमृतकाल के इतिहास का आज का पहला बजट, 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में निर्मला सीतारमण बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा 1 साल और, यानी कि 2024 तक जो गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा था कोविड काल से, वो लगातार इसकी सीमा बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ 50 नए एयरपोर्ट हेलीपैड बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ा ऐलान आम जनता के लिए वो ये है कि 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ गई है। जी हां, इनकम टैक्स की छूट की सीमा इस बजट में बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए टैक्स स्लैब के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं मिलेगा। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे सबसे बड़ी छूट माना जा रहा है मिडिल क्लास वर्ग के लिए, मध्यम वर्गीय तबके के लिए। 1 घंटा 27 मिनट के भाषण में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त इलाज की स्कीम 1 साल और चलेगी, यानी कि साल 2024 तक जो कोरोना काल से मुफ्त अनाज गरीबों को मिल रहा था, वो मुफ्त अनाज अब साल 2024 तक चलेगा। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। युवाओं के लिए बड़ा ऐलान है, 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च किए गए 2,40,000 लाख करोड़ के लिए MSME को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। सीतारमण ने कहा कि कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान है। सुधार के गंभीर कदमों का जिक्र उन्होंने किया और इस दौरान एक मजेदार लम्हा भी आया। स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थी सीतारमण। पहले कहा ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल हटाए जाएंगे, फिर बोली सॉरी ओल्ड पॉलिटेड व्हीकल्स को हटाया जाएगा, यानी कि ये जिक्र भी एक ट्विस्ट इसमें देखने को मिला निर्मला सीतारमण के भाषण में। रेलवे के लिए क्या बड़े ऐलान है वो आपको बता देते हैं। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किए जाने की बात कही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर धनोज कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आकांश पंडित, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन के। ध्रुव अग्रवाल है हमारे साथ, सोशल इकोनॉमिस्ट। शुरुआत ध्रुव अग्रवाल आप ही के साथ, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं। सर, कितना नंबर देंगे इस बजट के? अमृतकाल का पहला बजट आज निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ध्रुव अग्रवाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ध्रुव अग्रवाल हमारे साथ नहीं है। आकांश पंडित हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। आकांश जी, किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान इस बजट में हुए, कैसा देखते हैं इस बजट को? सोनी जी, मैं अभी जब तक ये बजट पेश नहीं हुआ था, इसके पूर्व में 2 न्यूज चैनलों की चर्चा में शामिल था। हाँ, वहां पर भी लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि यह बजट जब चर्चा पर चर्चा हो रही थी, बहुत ढेर सारे संवाददाताओं, जनता, इन सब लोगों की बात के बाद मुझको अंतरात्मा से ये महसूस हो रहा था कि इस बजट में भी पूर्व की बजट की तरह बहुत कुछ नहीं होगा। हाँ।
लेकिन जहां पर जिस चीज का विरोध किया हो सकता है तो विरोध किया जाना चाहिए, जो चीज सही है उसको सही बताना चाहिए। जी बिल्कुल सर। इस बार लग रहा है कि पूर्व के बजटों के इसके पूर्व में जब आंदोलन के बाद का जो एक बजट सेशन हुआ था उसमें तो सरकार के द्वारा बहुत कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार का बजट ये तो कह देना कि गलत होगा कि सरकार को 100 में 100 नंबर दिए जाते हैं किसानों के बजट को लेकर के, लेकिन ये मैं इस बजट को आम बजट न कह करके किसानों का बजट इसलिए कह रहा हूँ कि किसान, क्योंकि सरकार ने किसी एक ऐलान पर बात नहीं की थी बजट के पहले, 2022 में किसानों की आय को दोगुना कर देने जैसी बातें भी की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के बजट में किसानों के लिए भी बहुत ढेर सारी चीजें सोची गई हैं। अब देखने की बात यह है कि सरकार के द्वारा जो इन चीजों पर चर्चाएं आज की गई हैं उसका धरातल में कितना क्रियान्वयन होगा। और लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत कोई मेरी राय पूछता हो तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल निराशापूर्ण बजट था। इसके पहले पूर्व के बजटों को तो मैं खुले शब्दों में चुनौती के साथ इस चीज को कहता था कि यह जो बजट है ये 100% निराशापूर्ण बजट था। लेकिन इस बार सरकार ने कहीं ना कहीं भारत के किसानों के लिए बहुत ढेर सारी चीजों पर अपना कहीं ना कहीं हृदय बड़ा करने का कार्य किया है। तो ये कह देना गलत है कि निराशापूर्ण है, लेकिन जितनी ढेर सारी अपेक्षाएं थी सरकार से कि बहुत ढेर सारी अपेक्षाओं में पूर्णतया खरे नहीं उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट को संशोधन पूर्ण स्थिति को देखते हुए और भगवान से मेरी यही अनुकंपा, यही कृपा है। आशांश जी, आप ये मानते हैं कि पहले के बजट से जितने भी बजट पेश हुए ये इस बार का बजट थोड़ा ठीक है किसानों के लिहाज से? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस चीज को अगर 100 में से नंबर दिया जाए तो कितना नंबर देंगे? जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि पूर्व के बजटों के अनुरूप इस बार का बजट कहीं ना कहीं किसानों के विकास की धुरी को परिवर्तित करेगा, लेकिन बहुत ढेर सारी जो सोच थी कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बजट होगा और किसानों के प्रति एक मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार का बजट कहीं किसानों के लिए ही बहुत ढेर सारी चीजें लेकर के आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वरन ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसानों को बिल्कुल से जीरो में रख दिया गया। इस बार किसानों के लिए बहुत ढेर सारा सोचा गया है और सरकार को जो भी इनके द्वारा सोचा गया मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि जो सरकार की जीडीपी से लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, देश के निरीह से, गरीब से, समाज के चौथे पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति से लेकर के देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के हर व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने वाली कौम, उसके लिए एक विशेषतया बजट होना चाहिए था। वह बजट तो नहीं आया। तो मैं सरकार से इसके माध्यम से फिर से निवेदन करूंगा कि जो सरकार ने बहुत ढेर सारी बातें कही हैं, जिसका प्रमुखता 2022 जिस पर हम लोग प्रमुखता से बात करते हैं। डॉक्टर धनोज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भी है। डॉक्टर धनोज, कितने नंबर देंगे इस बजट को, अमृतकाल के इस पहले बजट को? देखिए, आप जो कहेंगे उससे वह भी दिया जाएगा। नहीं सर, पहले आप एक लाइन से शुरुआत करते हैं, उसी अंदाज में। बिल्कुल, मैं 2 लाइन से शुरुआत कर रहा हूँ। आज आप काला चश्मा लगा के भी बैठे हैं, काले चश्मे का मायना क्या लगा? मैं सोचता ही नहीं जी, हानि के बारे में सोचता ही नहीं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। हानि के बारे में सोचता ही नहीं, लाभ ही लाभ देता है। देखिए, मैं कल से ही आपके चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे तरह तरह की बातें, आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिटारा खोला तो सबका मुंह बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने हर सेक्टर को छुआ ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यह जो बजट है, इस बजट का आधार 2024 भी है, क्योंकि 2024 से लेकर 2029 तक, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चूक हो जाता तो फिर लेने की देनी पड़ जाते। इसलिए मैंने कहा था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 5 लाख कह रहे थे, क्योंकि उसको 2.5 लाख का छूट था ना, वो कह रहे थे कम से कम 5 लाख तो कर दे। देखिए, उसके उम्मीद से ज्यादा हो गया, 7 लाख तक का छूट कर दिया। तो ये जो है इनकम टैक्स स्लैब 2023 न्यू रिजीम, इसमें एक बम्पर तोहफा दिया सरकार ने। दूसरी बात,
जो अभी हमारे आकाश भाई ने भी बोल रहा था, आज आकाश भाई को खुश होना चाहिए, मिठाई बांटना चाहिए। हाँ। क्योंकि सरकार जो है होती है, देखिए कोई भी मांग डिमांड, वो कहते हैं ना डिमांड फॉर ग्रांट सरकार से ही होती है। चाहे किसान हो, किसान को भी भली भांति पता है शुभम जी, यही सरकार उसकी तमाम आकांक्षाओं को पूरा करेगी। हाँ। और ये सूत्र भी कहता है। हाँ। और ये दिशा भी कहता है। हाँ। क्योंकि यही सरकार है, क्योंकि मैं अब तक देख रहा हूं कि कोई सरकार डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा नहीं भेजा। हाँ। लेकिन ये सरकार जो है किस्त के रूप में, चाहे छोटी रकम क्यों ना हो, क्योंकि कहावत है इंग्लिश में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ अच्छा। तो यह सरकार जो है नहीं से कुछ अच्छा किया किसानों के लिए। हाँ। और जब कृषि बिल वापस हुआ तो उसके बाद सरकार ने ज्यादा सोचा किसानों के लिए। हाँ। आज उसी का नतीजा है, ये जीता जागता उदाहरण कह सकते हैं आप, कि आज पूरे भारत का किसान जो इस बात के लिए स्वागत करेगा कि सरकार, क्योंकि कहते हैं अंत भला तो सब भला, ये हमारे भारत की है, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो। हाँ। अगर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, हाँ, तो गुस्सा खत्म हो जाता है। हाँ। और आप देखिए एमएसएमई में क्या है, उसमें भी तो मीडियम परिवार ही लोग व्यापार कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। यह सरकार बिना गारंटी के लोन 50,000, देखिए जो लाभ उठा रहा है वो तो लाभ उठा ही रहा। लेकिन इस एक दो बातें मैं जरूर कह देना चाहूंगा। हाँ। सोनी साहब, ये बजट के विषय में, यह बजट अब तक के बहुत ही अच्छा बजट है। इसलिए अच्छा है क्योंकि आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर, रेल को लेकर, एमएसएमई को लेकर, क्या मान लीजिए जो 80-81 करोड़ जो गरीब जनता है, जो जिनको विपक्ष भी बाहर निगाहिया कहता है कि बेरोजगार है, कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कहीं गुरुद्वारा तो नहीं जाना पड़ेगा, मंदिर तो नहीं जाना पड़ेगा, या मान लीजिए कहीं किसी ट्रस्ट में जाके खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। तो ये 80-81 करोड़ लोग जो है ना, उसको 1 साल का तोहफा दिया गया है कि आप टेंशन फ्री रहकर अपने स्थिति को संभालिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर संदीप भट्ट भी हमारे से जुड़ गए हैं, सोशल इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आशांश पंडित, जो आपने कहा था कि 2023 तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही थी, वो सर वादा कितना साकार होता नजर आ रहा है इस बजट के लिहाज से अगर देखें तो, इस बजट के चश्मे से अगर देखें तो? आशांश जी, देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। इस बजट से मुझे नहीं लगता है कि सरकार ये जो आय को दोगुना कर देने जैसी बात कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस बजट से वो सपना सरोकार होता दिख रहा है, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, पिछली बार, ठीक है, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। मैं आपके पास आऊंगा। मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? धन्यवाद सर, अमृतकाल का सर पहला बजट पेश किया है सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने। इस बजट को किस लिहाज से देखते हैं, कितने नंबर देंगे सर? देखिए सोनी साहब, बजट अभी पेश हुआ है, बहुत कुछ किया जाना है, कहा जाना तो बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि डिटेल में बजट को देखेंगे। हाँ। तो कुल मिला के मेरा जो मानना है, जो मैं अभी तक देख रहा था बजट में, देखिए सबसे बड़ी बात, आज देश के सामने 2 बड़ी समस्या है, रोजगार और महंगाई। जी। मैं समझता हूँ कि इस बिंदु पर कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई है कि आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करोगे, मुद्रास्फीति को कैसे रोकोगे, और बेरोजगारों को आप रोजगार कैसे दोगे। आप ही का नारा था 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने की। अगर आप 2 लाख को भी रोजगार दे देते तो मैं समझता बहुत बड़ी बात होती, सरकार की उपलब्धि होगी। इस दिशा में मुझे कहीं बजट में कोई नई चीज नहीं दिख रही है कि आप किस तरीके से बेरोजगारी को खत्म करोगे। जहाँ तक किसानों की बात है, कुछ चीजें किसानों के लिए इन्होंने अभी कहा है, और वो डिटेल में जाके देखेंगे कि क्या नई चीज आप कर रहे हैं। आप एमएसपी को आप गारंटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसमें कहीं कोई बात नहीं कही। कितनी आप किस तरीके से उसको तय करेंगे, वहाँ कोई बात नहीं है। और आप किसानों को अगर मदद दे रहे हैं तो किस तरह की मदद आप देना चाह रहे हैं, कहाँ आप स्टार्टअप आप कहते हैं हम शुरू करेंगे, तो क्या उसका प्रारूप होगा। हाँ। क्या आप कितनी मदद आप करेंगे, किसानों के कर्ज जो करोड़ों कर्ज किसानों के ऊपर है। हाँ। उस कर्ज को आप कम कैसे करेंगे, या उसको माफ करने की दिशा में क्या काम करेंगे। हाँ। मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं आई है। हाँ। ये मोटा मोटा ये अभी दिख रहा है। देखिए सरकार का बजट तो करने को तो सरकार अपने आप में अच्छा ही करती है, यही काज सरकार के लोग तो कहेंगे कि अच्छा ही हो रहा है जी कुछ चीजें, लेकिन नई चीजें आप जैसे टैक्स
टैक्सेशन में कुछ चीजें नई लाए हैं, तो उसमें कुछ किरण दिख रही है कि आप कुछ नया काम करने जा रहे हो। टैक्सेशन में पुरानी कर व्यवस्था आपने खत्म की है, तो नई लाए हैं। 7 लाख तक आपने कहा है कि भाई हम टैक्स फ्री करेंगे कमाई वाले को, और उसके बाद 3 लाख से 6 लाख में 5% लगाएंगे, 6 से 9 वाले को 12 लगाएंगे। इस तरीके से आप लोग ने ये चीजें दी हैं बजट में। कुछ चीजें हैं ठीक, लेकिन जो आम आदमी मध्यम वर्ग का जो सबसे बड़ा आज इफेक्टेड क्लास जो है वो मध्यम वर्ग है। आपने मध्यम वर्ग के लिए मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज नहीं दी है। अभी अध्ययन करने पर बहुत चीजें, तो जब क्लियर पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन बजट का करेंगे सब कुछ चीजें सामने आएंगी। ठीक है सर, मैं इसका जवाब लूंगा। डॉक्टर धनुष कुमार कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संदीप भट्ट सर इस बजट को कैसे देखते हैं सर? अमृतकाल का पहला बजट, और इस बजट को सर कितने नंबर देंगे अगर 10 में से नंबर दिया जाए तो, मार्क्स दिया जाए तो? शिवम जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी सर। ये बजट मेरे ख्याल से काफी अच्छा बजट है, और अभी तो तत्काल इसकी अभी बजट पत्र चल ही रहा है, ये बजट की सारी चीजें सामने आ ही रही हैं। लेकिन मुझे लगता है आपने नंबर पूछा है तो मैं 10 से 9 या 9.5 नंबर दे सकता हूँ। कारण क्या है कि देखिए, कोई भी बजट होता है, इससे पहले के बजट भी हमने देखे हैं, इस बजट को भी हम देख रहे हैं, हर बजट में पिछले बजट से कुछ बेहतर करने का प्रयास सरकारों का होता है। आप रोजगार की बात देखेंगे या कृषि क्षेत्र की बात देखेंगे, जैसे भारत हमारा जो है ये कृषि प्रधान देश है, और ज्यादातर लोग हमारे गांव पर रहते हैं। खेती से ही हमारे यहाँ ज्यादातर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है जी। तो खेती किसानी हमारे यहाँ हमेशा ही बजट में प्राथमिकता पर होती है। इस बजट में भी खेती में बहुत सारी नई चीजें कही गई हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग और तमाम इस तरह की चीजें अगर खेती में नवाचार को बढ़ावा सरकार देगी तो मुझे लगता है कि जो किसानों की आय दुगनी करने की बात है, या खेती में बेहतर रोजगार लोगों को मिलेंगे। बेरोजगारी कम करने के लिए भी निश्चित तौर पर इस बजट में कहा गया है। युवाओं को तो टारगेट सब हर सरकारें करती हैं और उनके लिए काम करने का प्रयत्न करती हैं। इसके लिए जैसे जो स्कीम्स चल रही हैं, इसमें बजट में उसके इंटरनेशनल सेंटर्स बनाने की बात कही गई है, और मेरे ख्याल से इसमें 4था फेज लॉन्च करने की बात भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन पर अच्छा जोर दिया गया है इसमें, और एजुकेशन के साथ साथ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन हमारे यहाँ है उसके साथ साथ मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेजेस नए खोलने की भी बात इसमें कही गई है। उसके साथ साथ जो 5G है उसको जोड़ करके इंजीनियरिंग संस्थानों में जो वर्चुअल लैब्स हैं और किस तरह युवाओं को ट्रेन किया जा सकता है ताकि अच्छा रोजगार, उनकी स्किल डेवलप हो सके, इस तरह की बातें इस बजट में कही गई है। तो मेरे ख्याल से बजट तो ठीक है, अच्छा बजट है, और हम देखेंगे कि इसका क्रियान्वयन किस तरीके से होता है। जी। लेकिन भट्ट साहब, 8 साल बाद तकरीबन ये टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाई गई है, इसे 7 लाख कर दिया गया। सर, ये कितनी बड़ी राहत ऐसे देखते हैं एक मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए? आप देखिए, मध्यम वर्ग के लिए तो बिल्कुल ये एक राहत भरी बात है, और लेकिन एक चीज आपको पड़ेगा, देखिए हम किसी भी बजट को किसी एक सेक्टर, खास सेक्टर तक ही सीमित ना करें कि टैक्स से कितनी छूट मिलेगी, तमाम इस तरह की बातें। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा भी होगा कि ये जो हमारा बजट है ये समावेशी बजट है, और सब ठीक है, समावेशी बजट है। लेकिन डॉक्टर धनुष कुमार, मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस नेता कई सवाल खड़ा किए उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, MSP को लेकर सरकार ने कुछ ऐसा खास ऐलान नहीं किया। मुझे लगता है कांग्रेस के मित्र को सुनना चाहिए था, ठीक है, देखना चाहिए था। इन लोगों को ना सिर्फ ये है कि बस विरोध में ही झंडा बुलंद कर लेते हैं। इनके घर के लोग भी खुश है कि अब 7 लाख तक पर मतलब छूट मिलने वाला है। अब बेधड़क, क्योंकि 5-5 लाख ही तो मांग रहे थे लोग, 2.5 को डबल करने की बात कर रहे थे, ट्रिपल कर दिया गया। लेकिन मथुरा, हमारे जो मथुरा जी हैं, उनको कम से कम ये सब सोचना चाहिए। विरोध, देखिए जनता खुश, सवाल होता है सरकार जो है वो जनता के हित में काम करती, किसी पार्टी के हित में काम नहीं करती है। सरकार अपने भी पार्टी के हित में काम नहीं करती। उन्होंने सर बजट को सराहा भी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि पहली बार से पहले जो बजट पेश हुए उस तुलना में इस बार का बजट थोड़ा ठीक है, लेकिन उन्होंने सवाल भी खड़े किए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि विपक्ष सराह रहा है सरकार की चीजों को। अरे मेरी बात सुनिए ना जी, दूध में जहर और अमृत डाल के कोई पी सकता है क्या? नहीं पी सकता ना। आप तारीफ करिए या विरोध करिए,
आज का बजट स्वागत योग्य है। मैंने कहा ना, अंत भला तो सब भला। आज सबसे ज्यादा रोष किसी को था तो हमारे भारतीय आप तो सर विपक्ष की भूमिका को खत्म करने वाली बात करें, फिर विपक्ष की भूमिका ही क्या रह जाएगी अगर विरोध नहीं होगा तो? मुख्यमंत्री जोशी को क्यों जोड़ा है? विपक्ष का भूमिका है ना। ठीक है, जल्दी से कमेंट मथुरादत्त जोशी के बाद, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। मथुरादत्त जोशी जी, सोनी जी शायद हमारे मित्र वरिष्ठम पत्रकार डॉक्टर संतोष कुमार जी ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। हाँ, और आप भी जानते हैं कि मथुरादत्त जोशी कभी आलोचना करने के लिए एक नाम मात्र की आलोचना नहीं करता, उसकी समालोचना भी करी है। हाँ, मैंने 2-3 बातें कही है जो सरकार ने ठीक काम किया, कुछ में मदद जो इमदाद देने की बात की तो उसकी सराहना की जाएगी। हाँ। लेकिन मैंने कहा कि रोजगार की दिशा में आप कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो बताइए ना आप रोजगार में कहाँ कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जरा इसको बता दीजिए। एक बात। दूसरी बात, आप महंगाई को, ठीक है आप मोबाइल सस्ता कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपने कुछ और आइटमें कही है हम सस्ता करेंगे, अच्छी बात है। आप बताइए ना राशन में आप कितना सस्ता करेंगे? क्या सरसों का तेल सस्ता हो गया क्या? चीनी आपकी सस्ती हो जाएगी क्या? जो आम जरूरत की चीजें हैं, आटा देखिए आप कहाँ पहुंच गया है, क्या उसको सस्ता करेंगे क्या? ठीक है, इन तमाम सारे सवालों का सर जवाब लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमृतकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया और इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, चाहे वो गरीब तबके के लिए हो, मध्यम तबके के लिए हो। आयकर टैक्स सीमा, टैक्स स्लैब में छूट दी गई है। अब टैक्स स्लैब बढ़ाकर 8 साल बाद 7 लाख कर दिया गया, यानी कि 7 लाख तक के टैक्स पर कोई छूट नहीं देनी होगी। और इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान, वो बड़ा ऐलान ये है कि जो गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा था, वो अनाज की सीमा बढ़ा दी गई है, समय की सीमा बढ़ा दी गई है। 2024 तक मुफ्त इलाज गरीबों को मिलता रहेगा। चलिए चर्चा पर आते हैं। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आकांक्ष पंडित राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ, ध्रुव अग्रवाल हैं सोशल इकोनॉमिस्ट हमारे साथ डॉक्टर संदीप भट्ट हैं आर्थिक मामलों के जानकार, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर संदीप भट्ट सर, एक बड़ा ऐलान और पहचान पत्र के तौर पर अब पैन कार्ड को शामिल किया गया, यानी कि पैन कार्ड पहचान पत्र का आधार होगा, ये बात कही है निर्मला सीतारमण ने। इसे किस लिहाज से, किस तरीके से देखते हैं सर? बिल्कुल, ये भी एक अच्छी पहल है कि आप अगर टैक्स देते हैं, आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो उसको पहचान पत्र को अगर मान्यता दी जा रही है, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। और इस बजट में अगर इस तरह की बात कही गई तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य बात है कि जिससे पैन कार्ड जो भी है उस पहचान पत्र की आइडेंटिटी के रूप में हमारे पास में तो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो ये अच्छी है। मथुरादत्त जोशी भी हैं, माफ कीजिएगा मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, लेकिन अश्विनी शाही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सर बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर अभी मथुरादत्त जोशी से हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो तमाम सारे सवाल उन्होंने उठाए इस बजट में। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए कुछ बड़े ऐलान नहीं किए गए, एमएसपी को लेकर कुछ नहीं किया गया, किसानों की दोगुनी करने का वादा सरकार ने किया था, 2023 का बजट है अमृतकाल का बजट, वो उसमें नजर नहीं आया। सर कैसा बजट सर? देखिए शिवम जी, विपक्ष के लोग हैं और लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कहना चाहिए। देखिए आज इस तरीके से पूरा व्यापार जगत झूम उठा है। हाँ। सेंसेक्स 1100 पॉइंट ऊपर बढ़ा है, और मथुरा जी है कि जो अभी वृंदावन तक नहीं पहुंच पाए मथुरा से। तो समस्या ये है, आज ये सोच इतनी संकुचित होती जा रही है कि जो एक बड़ा विजन दिया जा रहा है और देश को एक दूसरे मोड पर ले जाने की बात सरकार कर रही है, और इतना शानदार बजट जिसका आगाज होता है। मैं कह रहा हूं कि कल जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आया तब भी हमारा जो है मार्केट उठा था। ये बताता है कि बजट में सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा है, और आज का बजट इतना शानदार है, कोई लोक लुभावन चीज नहीं, सिर्फ जन कल्याणकारी चीजों को प्रस्तुत किया गया है। लोक लुभावन चीज करने के लिए पहले बड़ा बजट 2-2 घंटे 2.5 घंटे लोग बजट देते थे, उसमें एक चीज का नाम लेते थे। हाँ। बीड़ी कम, सिगरेट ज्यादा, लक्ष्य नीचे, पन्ना ऊपर,
पानी नीचे, डीजल ऊपर, ये सब करते थे लोग। लेकिन आज कितना शानदार बजट आया है। देखिए, अब रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज लेता हूँ, शिक्षा में एकलव्य विद्यालय की बात की गई, 38,800 शिक्षकों की बात की गई, वो ध्यान नहीं देंगे। किसानों के लिए इनको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन किसानों के लिए देखिए, हिंदुस्तान जो मोटे अनाज का हब है, और आज पूरे विश्व की मैं बात बता रहा हूं, मोटे अनाज की डिमांड बढ़ रही है। और माननीय मोदी जी अपनी सरकार में ये कोशिश कर रहे हैं कि मोटा अनाज हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के काफी भाग मोटा अनाज जो है पैदा करते थे पहले से। और ये मोटा अनाज ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करने की, इसमें क्योंकि ना यूरिया पड़ने की बात होती है और ना डाई, और ना जो है इसमें कोई वो पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। तो ये कितनी शानदार पहल है कृषि में उसको करने के लिए। दूसरा, कृषि में स्टार्टअप की योजना लाई गई है। ये हम कृषि की बात इसलिए कर रहे हैं कि इनको कुछ किसानों के लिए दिखाई नहीं देता है। कपास की खेती में पीपीपी मॉडल पे काम करने की बात की गई है। 54,000 करोड़। महिला किसानों का ख्याल कोई रखता था? जरा बता दीजिए हमको। महिला किसान जो आज उभर के आई, हमारी माताएं बहनें जो खेती में आई हैं, उनके लिए 54,000 करोड़ के बजट में एलोकेशन किया गया है, और हमारे विपक्ष को कुछ दिखता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिसको छोड़ देते थे लोग, हम लोग जो बिल लेकर आए थे किसानों के लिए, छोटे और सीमांत किसानों के लिए लेकर आए थे, और आज उन्हीं छोटे और सीमांत किसानों के लिए 11 करोड़ जो छोटे और सीमांत किसान है, उनको 20 लाख करोड़ का ऋण का फंड किया गया है कि खेती के लिए उनको जो है उत्साह प्रोत्साहन मिले, और लोन में जो उनको छूट मिलती थी वो छूट जारी रहेगी। किसान की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं, जो हमारे कांग्रेस के साथी कहते रहे, देश तो हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी का शिकार है, लाखों लोग हर साल भूख से मर रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी आई, और ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं सर। मैं आपको दरअसल इस टैली के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से जनता को बता दूं, नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। 0 से 3 लाख पर कर नहीं देना होगा, 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स देना होगा, और 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। तो टैक्स स्लैब है जो इस बजट में प्रस्तुत किया गया है, वो हमें सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम जनता को बता रहे हैं। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, टैक्स स्लैब में सर क्या खामी लग रही है, क्या बुरा नजर आ रहा है आपको? नहीं, जैसे अभी तो मैंने कहा ना, अभी तो बजट के प्रस्ताव आए, बजट में अभी बहस होगी, डिबेट होगी, पार्लियामेंट में पूरी बातें होंगी। लेकिन जो अभी टैक्स स्लैब दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत सरकार इसमें करने जा रही है। देखिए इसके क्या परिणाम निकलेंगे वो तो वित्तीय वर्ष आएगा, तो उसके बाद 1 अप्रैल के बाद दिखाई देगा कि कितना हमको उसको मदद मिल रही है, मध्यम वर्ग को कितना मिल रही है, कर्मचारियों को कितनी मिल रही है मदद, इसको कितना फायदा होगा, ये चीजें अभी आने वाले समय में दिखाएंगी। जी, मेरा भाजपा के मित्रों से, मेरे मित्र से, अश्विनी से मेरा निवेदन है कि वो मुझ जैसे व्यक्ति को आप आम चश्मे से मत देखिए। हम डिबेट में जब आते हैं तो हम कोई सरकार की आलोचना ही करने के लिए नहीं आते हैं। जहाँ सरकार काम करेगी वहाँ कहा जाएगा। आप 2022 में कहते हैं, 2022 में आके आप करेंगे, हम किसान के लिए ये चीजें शुरू कर रहे हैं। अक्षांश जी पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, किसान नेता हैं, इन्हें आप बताइए गन्ना किसानों के लिए आपने क्या कर दिया? ठीक है, आप मोटा अनाज ला रहे हैं, मोटा अनाज भी आप उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत है। मोटे अनाज के उत्पादकों को आप प्रोत्साहन देंगे, बहुत बढ़िया बात है, आपने अच्छी शुरुआत की, होना चाहिए, क्योंकि मोटा अनाज लुप्त होता जा रहा है देश में, बहुत कम उत्पादन लोग कर रहे हैं उसका। अगर उसको आप मौका देंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन करेगा वो, बिल्कुल सही बात है, उस बात को आपको तारीफ करनी पड़ेगी जहाँ सरकार। लेकिन सरकार पर आप कैसे विश्वास करोगे जो सरकार कहती है 2022 में किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे? इन्होंने कर दिया क्या? 2022 तक इन्होंने कहा था कि पूरे देश में आवास विहीन कोई नहीं रहेगा। कहा, बताइए आप इस देश में कितने लोग आवास विहीन है? ये तो दिक्कत ही है ना, भाजपा के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। थोड़ा आलोचना के बजाय उसको समाचार में लोगे
तो शायद मेरे ख्याल से मेरे मित्रों का फायदा होगा। सोचो कहाँ क्या किया, कितना फायदा हो रहा है। ये चीज आपने कर दी, रट्टा लगा के कह दिया आपने एक तरफा बहुत ही बढ़िया हो रहा है, सभी कहते कि बहुत ही बढ़िया हो रहा है। हम पूरे बजट को मैं सुबह से बैठा हूँ, मैं क्योंकि मुझे एक डिबेट नहीं, कई डिबेट में बैठना है। आपके साथ भी मुझे बैठना, क्योंकि उसके 15 मिनट 10 मिनट में मैंने आपकी डिबेट छोड़नी है। कई चीजें हैं, लेकिन इसका प्रभाव मैं फिर कह रहा हूँ आने वाले समय में दिखाई देगा। आप जो काम करने जा रहे हैं ठीक है, कुछ काम हर सरकार करती है, अच्छे भी होंगे, कुछ काम नुकसान भी होगा, लेकिन जो बेसिक, मैं जो फिर कह रहा हूँ, आप बताइए महंगाई में आपने कितना कम कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या दो ही चीज है, बेरोजगारी और महंगाई। अगर सरकार इस पर कम कर लेगी, किसान के भले की बात कर लेगी। आप देखिए पूरा हमारा आधा देश गन्ना उत्पादन का काम करता है। गन्ने उत्पादन में क्या आप देने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं की। गेहूं के उत्पादन में आप 2 लाख मतलब 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन देंगे, आप देंगे चावल देंगे और आप गेहूं देंगे। उसके जो उत्पादक वर्ग है, जो किसान जिस क्षेत्र में धान और गेहूं का उत्पादन किया जाता है, उनके दाम कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, इसमें कहीं सरकार ने कोई बजट में कहीं कोई एलोकेशन या कहीं कोई चीज मैं नहीं देख रहा हूँ। अब मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ठीक है, हमारे साथ किसान भी बैठे हुए हैं। हमारे साथ आशांश पंडित, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन के, दत्त जी। आशांश जी, सर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान सरकार ने किए इस बजट में। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान इस बार सरकार ने दिया है। देखिए अभी जो हमारे कांग्रेस के सहयोगी साथी अभी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कही और बहुत ही तार्किकी तौर पर इन्होंने उस बात को समझाने का प्रयास किया। मैंने भी जिस बात को शॉर्ट टर्म में बोला था, उन्होंने एक्सप्लेन करके बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने, आपने मेरी बात करते करते मेरी बात ही नहीं सुनी, उठा करके दूसरी जगह ले गए थे। आशांश जी, जोशी जी बात कह रहे हैं वो सही है या अश्विनी शाही जो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मेरी बात को आप पूरा होने दें। पिछली बार भी आपने पूरा नहीं होने दिया, इस बार मुझे पूरा कर लेने दीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा मामला क्या है। जी देखिए, विषय सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह बजट महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा हो जाता है कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार का ऐलान इस वर्ष को लेकर के किया गया था। जैसे कि प्रथम ऐलान किसानों की आय का 2 गुना होना, किसानों की औसत जो भी विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस वर्ष उनको ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कराना। और आज जैसे इन्होंने इसमें, मैंने प्रथम बार भी अभी भी कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में इस बार इन्होंने पूर्व के बजट के अपेक्षा इस बार ज्यादा किया है। लेकिन जिस आशापूर्ण नजरों से किसान इनको देख रहा था कि यह वर्ष जो आपने कहा ना, अमृतकाल का प्रथम वर्ष, जिसमें बहुत ढेर सारी चीजों के लिए देखा जा रहा था, जिसमें किसान 100 में 100 नंबर देने के लिए बैठा था, आज मतलब पिछली बजट से इस बजट में ज्यादा दिया है। लेकिन जितना अधिक मिलने की उम्मीद थी, उसमें सरकार अपनी जगह पर खरी नहीं उतरी है। ठीक है अश्विनी शाही जी, जिस उम्मीद को किसान लगाए बैठे थे, जिस आस को किसान लगाए बैठे थे, उस आस के अकॉर्डिंग ये बजट नहीं आया सर। देखिए, उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद किससे लगाया जाता है? सरकार से। उम्मीदों को पूरा करे, उम्मीद उससे लगाया जाता है। मगर आज हमारे किसान भाई बैठे हैं, इनके मुंह से मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ज्यादा किया गया है। तो एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। हम 8 साल से हर सेक्टर के ऊपर आय को दोगुना कैसे किया जाएगा, और इस पे कोई चाहे किसान हो, नौजवान हो, वो पूछ रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना करने का जो वादा सरकार ने किया था, वो फॉर्मूला क्या है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा सर? किसानों की, देखिए अब ये इनका फार्मूला क्या है मुझे नहीं पता। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसने लागू किया? हमने लागू किया। अरे साहब, कांग्रेस ने बना हुआ था, कब से आया हुआ था, लागू हमने किया है। उसमें की बहुत सी चीजें हमने लागू की जो आपके द्वारा किया गया है, वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% सही के लिए किया है। आय दुगने की बात है। चीज को आपने कहा था कि इसको हम इस वर्ष को करेंगे, उसका मामला कहाँ पर है? MSP ही कितना बढ़ा है, यही देख लीजिए।
आज गेहूं और धान का समर्थन मूल्य जो है 2000 से ऊपर है, और पहले कितना था? 1000, 1100, 1200। अरे कितनी जगह तो अगर MSP पर खरीद हो रही है, अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो दुगना तो वही हो गया है। और कितनी फीसदी सरकारी खरीद मत से क्या केवल MSP हो जाएगी, बाकी सरकारी खरीद से अलावा जो भी खरीद हो रही कोई उस पर MSP पे खरीद रहा है, इस पे कोई बात तो नहीं। आशांश पूछ रहे हैं कि MSP पर सरकार कितनी अड़ग है, MSP पर कितनी टिकी हुई है सरकार, कितनी जगह MSP पर खरीदी हो रही है? यस जी, किसान नेता हमारे साथ हैं आशांश पंडित, वो पूछ रहे हैं कि कितनी जगह MSP पर खरीदी हो रही है, MSP की बात पर सरकार कितना अड़ेगी अभी? अरे जवाब लीजिए, एकदम खुला, बहुत इतना शानदार मंच आपने दिया है, जवाब भी सुनिए उसी हिसाब से जी। हम जब किसानों के हित के लिए बिल लेकर आए, सीमांत और छोटे किसानों के लिए, सोनी जी आपके माध्यम से मेरा एक प्रश्न और है, या तो वो इन मंडियों में बेचेंगे, मंडियों का टैक्स और ये उनका ज्यादा बोझा जिसको पड़ रहा है वो बाहर बेचेगा। तो आपके माध्यम से सोनी जी मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब किसान आंदोलन के दौरान किसान नेताओं की और भारत सरकार की बैठक होती थी, 2100 से ऊपर उस बैठक के दौरान भी ये कहा गया था कि भाई जो MSP की खरीद सरकारी तर्ज पे हो रही तो प्राइवेट तर्ज पे भी करवाए, इस पे क्या व्यवस्था की? उसी समय इन्होंने कहा था कि हम वो सब व्यवस्थाएं कराएंगे, उसी सब से तो हम आपकी आय को दोगुना करेंगे। लाइन लगाकर खड़े थे यही लोग, तो ये दोहरी मानसिकता। ठीक है, लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी, मथुरा दत्त जोशी एक ऐसे नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर इंडिया वॉइस के मंच पर इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ अच्छी शुरुआत की है। आमतौर पर विपक्ष सरकार की चीजों को सराहता नहीं है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने सराहा जरूर है। खैर, एक छोटे सा ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम बजट क्या खास? हालांकि अलग अलग नेताओं की, अलग अलग जुड़े राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव और शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा इस आज के आम बजट पर। हम लोग तो देखिए शुरू से ही बोलते रहे कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती थी, तो रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है, इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार? बजट जो है सिर्फ माननीय वित्त मंत्री जी का बनाया हुआ थोड़ी है, इसमें पूरी दखल अंदाजी है, पूरा ऑपरेशन, पूरी तैयारी जो है वो पीएमओ ने भी साथ साथ की है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी ही बजट पर ताली बजा रहे हैं, तो ना ही कोई नई बात है, ना ही कोई बुरी बात है और ना ही कोई बड़ी बात है। अब रही बात बजट की, बजट को आपको टोटलिटी में देखना होगा। आपको देखना होगा बजट में क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला आपको। एक आप कहते हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक मिडिल क्लास को एक राहत मिली है। टैक्स एग्जम्पशन का स्लैब जो है 5 लाख से 7 लाख कर दिया जाए। टैक्स स्लैब और भी कुछ 5% और 10% और 15% भिन्न भिन्न तरीकों से उसके पेश किए गए। बढ़िया, वो हम उसके पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मिडिल क्लास के हमारे फैमिली का सवाल है। लेकिन ओवरऑल आप महिलाओं के लिए इसमें क्या पाते हैं, किसानों के लिए क्या पाते हैं, गरीबों के लिए क्या पाते हैं, बेरोजगारों के लिए क्या पाते हैं, युवाओं के लिए क्या पाते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, या कुछ लोगों की नजरों में शायद सबसे बुरी बात यह है कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब था, जो आप कह सकते हैं कि इतना ऊपर जा रहा था, उसको आपने बहुत कम कर दिया है। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं को खास लोगों के लिए तो कम नहीं किया गया, या खास लोगों को ही बेनिफिट पहुंचाने के लिए। कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे, दूसरी पार्टी के लोग, कि हम दो और हमारे दो के लिए तो नहीं किया गया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे से जुड़ा हुआ है। शून्यशाही नेता भारतीय जनता पार्टी आकाश हैं हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन से डॉक्टर संदीप भट्ट हैं, आर्थिक मामलों के जानकार मथुरा दत्त जोशी हैं,
कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अश्विनी शाही जी। सर, तेजस्वी यादव ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने तो तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस को लेकर, बिहार को लेकर जो बात कही गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो कहीं नजर नहीं आई। तुलना कर दी सर पहले के बजट से, बोला यूपीए के बजट कुछ और होता था और अब की ये एनडीए का बजट कुछ और है। पहले से रेलवे का बजट अलग से आता था, अब रेलवे का बजट छोटा करके इंक्लूड ही कर दिया आम बजट में। देखिए, तेजस्वी यादव क्या है, कितने तेजस्वी हैं। हाँ, जिसने हाई स्कूल नहीं पास किया है और वो बजट के बारे में अगर बताना शुरू कर दे, बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर तो भाई ठीक है, वो उनके डिप्टी सीएम हैं, उनके पिताजी माताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। मगर सवाल इस पर है कि एक बुद्धिमान लोगों का पैनल, अर्थशास्त्रियों का पैनल, और 10 जनवरी तक इस देश की जनता से, आम जनता से सुझाव मांगे गए थे, उसके बाद ये बजट बनाया गया है। और उसके ऊपर सवाल खड़े करने का विरोधी दल के नाते उनको हक है, मगर एक विद्वान लोगों के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है उनको इस हिंदुस्तान में। क्योंकि उन्होंने अभी जो बात कहा, आपने भी सुना, पूरे देश ने सुना, यूपीए का बजट विस्तार से होता था। तो गागर में सागर भरने का फार्मूला आज जो है नहीं इजाद हुआ है, ये बहुत पुराने समय से हो रहा है कि गागर में सागर भरा जाए। पहले वही तो मैंने कहा कि आम और इमली और कोल्ड ड्रिंक और चाय सब पर चर्चा होती थी। अब एक जैसे रेलवे का बजट आया, रेलवे का बजट में 3 गुना किया गया है, उसका बजट बढ़ाया गया है। अब यही वो गिनाते, समस्तीपुर से छपरा एक ट्रेन जाएगी और छपरा से समस्तीपुर दूसरी आएगी, उसमें 3 कोच हम बढ़ा देंगे, 4 कोच लाल रंग के रहेंगे, 3 कोच नीले रंग के रहेंगे। यही लालू जी पेश करते रहे हैं यूपीए के समय में बजट, तो वही उनको ज्ञान है, उससे आगे वो नहीं निकल पाएंगे। आज ये बजट 3 गुना किया गया है, 100 योजनाओं को उसमें शामिल किया गया है। ये सारा बजट आया है, उन्होंने देखा कहाँ है रेल बजट को। रक्षा बजट हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है, और बजट के बाद हम एलोकेशन और करते हैं। एक बात आपको बताऊं, हमारे देश में रक्षा बजट कितना बढ़ा है ये तो सबको पता है कि उस समय क्या होता था, आज क्या है। ऐसे ऐसे 32,000 33,000 करोड़ सुपर सुखोई हिंदुस्तान बना रहा है। सिर्फ इंजन हम बाहर से मंगा रहे हैं, सुपर सुखोई जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, हम उसको बना रहे हैं। और सारे कल पुर्जे देसी है, मतलब आत्मनिर्भर भारत की देन है। और आज यहाँ पर बन रहा है 150 जहाज हिंदुस्तान में बन रहा है सुखोई का। क्या उसमें हम बताने गए थे? ये अलग से प्रावधान करके भी बनता है। तो हम हर तरफ हमारा ठीक है, इसका जवाब मैं जरूर लेता मथुरा जोशी से, लेकिन उनका ऑडियो अभी पेश नहीं हो पा रहा है। ऑडियो को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर संदीप भट्ट सर। सर, आत्मनिर्भर भारत के सपने को कितना साकार करता है ये अमृतकाल का पहला बजट? देखिए, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो कोई भी देश या समाज कई तरीके से आत्मनिर्भर बन सकता है। अपने किसी को लेकर के बन सकता है, अपने जो उद्योग बन रहे हैं उसको लेकर के बन सकता है, जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो यहाँ पर उत्पादन है। भट्ट साहब को ऑडियो बढ़ाइए पीसीआर टीम जी। इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं से किसी देश आत्मनिर्भर बनता है। ये बजट जो हम अभी देख रहे हैं, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें एलएससीएम को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। कोरोना के बाद से जो छोटे उद्योग धंधे हमारे यहाँ से हुआ करते हैं, छोटे और मध्यम दर्जे के जो उद्योग धंधे हैं, उनको राहत देने की बातें बजट में कही गई है। एजुकेशन के ऊपर तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि और पहले साथियों ने भी कहा है कि मैंने कॉलेजेस खुलेंगे, 38,000 से ज्यादा पुस्तकों की भर्ती। पर देखिए, बजट में क्या होता है, किसी भी देश या समाज को आगे ले जाने के लिए खाता पेश किया जाता है, इसके लिए जो है फाइनेंशियल एलोकेशन दिए जाते हैं, किसी की व्यवस्था से कुछ बातें कही जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे, ठीक है सर, चलते चलते सर एक आखिरी सवाल और, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की है सरकार ने, और ये पंचायत और वार्ड लेवल तक खोली जाएंगी। इस पहल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के बाद से जब लॉकडाउन हम रहे दुनिया, तो उस दरमियान हमारे बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना सीखे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये अपने बच्चों में पढ़ने की आदत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना हमारे इस बजट का उद्देश्य है, ऐसा वित्त मंत्री जी ने कहा। मुझे लगता है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बिल्कुल हम कर सकते हैं। और डिजिटल पुस्तकालय से इस जो शिक्षा है
उसके दरवाजे गाँव तक के सभी विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे, सभी युवाओं के लिए खुलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, समय की बाध्यता है। बहुत शुक्रिया संदीप भट्ट सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मथुरा दत्त जोशी जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अश्विनी शाही थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आशांश जी थे भारतीय किसान यूनियन से, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।